हेलो। हाँ सिद्धार्थ, आवाज आ रही है? यस सर। यस, स्टार्ट यार मैडम करने वाली थी क्योंकि मैडम के वहाँ टेक्निकल इशू आ रहा है। तो आज मैं ओके सर। एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन आपको, ठीक है? जी सर। कोई कॉफी मैंने चेक की है, मतलब मैडम ने चेक की थी लेकिन मैंने देखी थी बिकॉज मेरा भी हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा था। तो हिस्ट्री के जी बारे सर। में समझ ठीक है। आपकी कॉपी मैंने स्टीमो देखी है और आप शायद ऐसे उसमें है कि जीएस में लिखते हो कॉपी, सिद्धार्थ? जी सर। जीएस में भी लिखते हो ना आप, है ना? यस सर, मैं जीएस में भी लिखता हूँ। आपकी यार हिस्ट्री में बड़ी अच्छी कॉपी लिखते हो आप, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। आंसर राइटिंग मैं इंडिविजुअली आपको कई बार उसमें लिखा हुआ है, शायद आपने देखा होगा। आपकी आंसर यस सर। राइटिंग जो कला है बहुत अच्छी है क्योंकि आप अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हो। और आज मैं आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दूंगा क्योंकि मैंने लगा कि जैसे आप चोल वाले क्वेश्चन था जो आपने इसमें लिखा जी था, सर। आपका कंटेंट उसमें अच्छा था। और दिक्कत ये थी कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड थे, एक तो खिलजी वाला और एक आपका ये चोल वाला। सोल ये सर। दोनों जी क्वेश्चन सर। थोड़ा अजीब टाइप के थे जिनको हैंडल करना इतना आसान नहीं था किसी के लिए भी। क्योंकि आप चाहे बिल्कुल सर। किसी, क्योंकि हमारा इस आंसर राइटिंग के पीछे आपका उद्देश्य ये है कि देखो कंटेंट को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करवाना, सबसे बड़ी बिल्कुल बात। सर। और क्वेश्चन की डिमांड को समझना, जो क्वेश्चन जी की सर। डिमांड है उसको समझना और कंटेंट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करवाना, ये हमारी मेन डिमांड है। यस सर। तो जैसे आपके समक्ष एक क्वेश्चन तो मैडम ने शायद एक्सप्लेन किया था वीडियो के थ्रू आपको, उसका था उसका हड़प्पा का, ठीक है ना? जी सर। जी। वो एक्सप्लेन हो चुका था। मैं आपको आगे करता हूँ आज सबसे पहले। तो एक क्वेश्चन एक एक में, डे वन का एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिया था, उसका था संबंध जो हड़प्पा की बस विशेषताओं से संबंधित था, वो तो हो गया। नगरीयकरण का सर। नगरीकरण से, ठीक है। जी। अब मैं आपके सामने डे टू के क्वेश्चन देखता हूँ। डे टू के क्वेश्चनों में देख सबसे बड़ी बात है, डे टू के अंतर्गत एक क्वेश्चन तो उसका भी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डे टू के क्वेश्चन देख लेता हूँ। उसमें शिलालेखों वाला भी क्वेश्चन था एक डे टू के अंतर्गत, उसको देख लेते हैं पहले। ओके सर। डे टू को देख लेते हैं, डे वन का क्वेश्चन शायद इसमें नहीं आया, डे टू के क्वेश्चन देखते हैं हम। डे टू के अंदर ओके दो सर। क्वेश्चन हमने दिए थे। एक क्वेश्चन था आपका, एक मिनट, तुर्की आक्रमण को लेकर के था एक क्वेश्चन, है ना? जी सर। जी कि सर। अभी एक और एंटर किया है, आपका नाम क्या है इसका? आवाज आ रही है आपको? यस सर। निकेश जी, आपको आवाज आ रही है? सिद्धार्थ आपको आ रही होगी, निकेश जी आपको आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, ठीक है। हमारा जो आंसर राइटिंग चल रही थी बेसिकली उसको एक्सप्लेन मैडम ही करवाएगी, मैं आपको आज के करवाता हूँ क्योंकि मैडम जहाँ से उसको करती है वहाँ टेक्निकली कुछ इशू आ रहा है, इसलिए मैडम ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, लेकिन आपको चूंकि हमने समय दिया था तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बेसिकली किसी भी प्रकार की आप आंसर राइटिंग करें, कई लोगों की आंसर राइटिंग बढ़िया है, जैसे सिद्धार्थ बढ़िया आंसर राइटिंग कर रहा है। आंसर राइटिंग ऑप्शनल की एक थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती है। जब भी आप ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करें, कोशिश करना कि जैसे आपके इतिहासकारों के बारे में आपने लेखन पद्धति पढ़ी होगी, मैं जस्ट बेसिक जी। बता रहा हूँ आपको। जैसे एक होता है राष्ट्रवादी इतिहासकार, ठीक है ना? जी सर। एक होता है आपका बेटरिस्टवादी, जो बेटरिस्ट के होते हैं, जैसे साम्राज्यवादी बोलते हैं बेसिकली हम, जी सर। साम्राज्यवादी इतिहासकार होते हैं। तो कभी भी आपको इतिहासकारों के लेखन को समझना है और उसको हर जगह अप्लाई करना है।
जैसे अगर लेखन के समझेंगे आप तो मतलब किसी इतिहासकार ने हड़प्पा के बारे में क्या बोला, राष्ट्रवादी ने जी सर। क्या बोला, साम्राज्यवादी ने क्या बोला, इसी प्रकार से तुर्की आक्रमण के बारे में उन्होंने क्या बोला, इसी प्रकार से हो सकता है सल्तनत काल के बारे में कुछ बोला होगा, इसी प्रकार से मुगल मुगल काल के बारे में। तो हर काल को यदि जब भी आपको विश्लेषण करना है, ठीक है ना, चलो इस क्वेश्चन में है या नहीं, लेकिन जब भी विश्लेषण करना हो कोशिश करो कि उसको किसी इतिहासकार के आधार पर विश्लेषण जरूर करें, ठीक है ना, क्योंकि उससे जी सर। आपके नंबर में स्पेसिफिक आ जाएगा। अदरवाइज वो सर नंबर जीएस जैसा लगता है क्वेश्चन, ठीक है ना, वो जी सर। क्वेश्चन जीएस जैसा लगता है। जहां तक संभव हो कोशिश करो किसी इतिहासकार के साथ, किसी यात्री के साथ, है ना, तत्कालीन रिसोर्सेज के साथ, कोई रिसोर्सेज आपको उपलब्ध हो उसके साथ उसको जोड़ना बहुत जरूरी है। ओके तभी सर। जा सर एक करके मेरा, लगेगा कि आप ऑप्शनल का क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है। जी सर, सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे। हाँ, सर क्या हम मार्क्सवादी इतिहासकार के साथ हमेशा आंसर में जा सकते हैं सर? देखो मार्क्सवादी इतिहासकार के आधार पर आप उस क्वेश्चन में कुछ ऐड कर सकते हो जो रिलेवेंट है, तो जा अच्छा सकते हो, सर। ऐसा नहीं मार्क्सवादी को भी हम छोड़ दें, ठीक है ना, क्योंकि जी मार्क्सवादी सर। चाहे वो इकोनॉमिक आधार पर इतिहास के अलग अलग तरीके से वो देखते हो, व्याख्या करते हो, जो भी उनका मेन थीम है, लेकिन आप कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि ओके सर। दृष्टिकोण से ये लिखेगा कि आप विश्लेषण कर रहे हो। जी सर। इतिहासकारों के दृष्टिकोण से हमेशा आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता है वो प्रेजेंट होगी, और शायद कई क्वेश्चनों में हमने लिखना है, लिखता हूं मैं कि विश्लेषणात्मक क्षमता मजबूत करो, क्योंकि ऑप्शनल जी सर। सब्जेक्ट को जीएस से अलग करने के लिए यही चीज काम आती है, ठीक है। ओके सर। जैसे हमने, जैसा मैडम ने एक मॉडल आंसर आपको दिया था, हालांकि आप लोगों के आंसर भी बहुत बढ़िया थी। सबसे पहला जब भी आंसर राइटिंग आप करो हमेशा एक चीज आपको स्टार्टिंग समझ में आनी चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जी और सर। उस डिमांड में बैलेंसिंग, डिमांड बैलेंसिंग ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, किसी एक पहलू को ज्यादा लिख देते हैं, एक को कम लिख देते हैं, ध्यान रखना डिमांड को समझना है, और अकॉर्डिंग टू आयाम, उसके अलग अलग तरह के आयाम हो सकते हैं क्वेश्चन के, उनके अनुसार, ठीक है ना, ओके सर। और उसमें उसी प्रकार का बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हम आपको बताएंगे, कई बार क्या करते हैं कारण है तो कारणों को बताने में लग गए, पूरी कहानी कारणों से खत्म कर दी, एक छोटा सा उसका इफेक्ट नहीं बता पाए, उसके परिणाम क्या हुए। भाई जी। जब तुर्की आक्रमण हुआ तो पूरी सत्ता परिवर्तित हुई, ठीक है ना, भारत का एक तरह से युग ही परिवर्तित हो गया। बिल्कुल सर। ऐसा कह सकते हैं कि भारत में इस्लामिक साम्राज्य आए, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट संक्षिप्त ही सही, लेकिन हमें बताना बहुत जरूरी है। वो अच्छा होता सर, है समझ गया मैं। आंसर को लॉन्ग टाइम, आप उससे ये पता लगता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो आगे तक के लिए आंसर को प्रेजेंट करने में, ठीक है। हो सकता है आपसे वो चीज नहीं पूछी गई हो, लेकिन इनडायरेक्ट ही सही, छोटा सा ही एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ आप उसके इफेक्ट, मतलब दो, एक पैराग्राफ या दो लाइन जरूर लिख के जाए, जो इस बात का संकेत हो कि आपने सोचा है कि किस तरीके से तुर्की आक्रमण ने भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति को भविष्य में बदला, और एक जी सर। मध्यकालीन युग की शुरुआत, ठीक है। बिल्कुल सर। तो देखो अब इस क्वेश्चन को, चलो आपने, अच्छा आपकी समझ अच्छी है कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया, तो मैं जो भी, कोई भी कैंडिडेट जो जीरो से क्वेश्चन लिखना चाहता है वो सबसे पहले ध्यान दे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन को दो एक बार पढ़ो, अगर मान लो आपको एक बार समझ में नहीं है, दो एक बार पढ़ो, लिखने की कोशिश करो। जैसे एक क्वेश्चन है, तुर्की आक्रमण के समय, अब आपको पता होना चाहिए तुर्की आक्रमण 11th या 12th सेंचुरी के बीच तक चलता रहा, ठीक है, बिल्कुल जो सर। भी आपका समय का, तुर्की आक्रमण के सामने उत्तर भारतीय राज्यों के पराजित होने के कारणों का आकलन कीजिए। ध्यान रखना, आपको उनका असेसमेंट करना है। जी असेसमेंट सर। एक तरह से मूल्यांकन टाइप में होता है कि भाई तुर्की आक्रमण हुआ, हमारे उत्तर भारत के राज्य हारे, उनके कारण ये थे, बिल्कुल एक्चुअली में सर। ये कारण थे, अगर वो इन चीजों पे ध्यान देते तो शायद लगता है कि नहीं यार, उनके कारण, अब वो कारण एक कारण नहीं हो सकता किसी चीज के पीछे, किसी भी चीज के पीछे मल्टीपल रीजन होंगे जो एक साथ जुड़ करके उनकी पराजय का कारण बनते हैं। तो बिल्कुल सर। क्वेश्चन की एक डिमांड तो यह है दोस्तों, देखो कभी भी एक तो तुर्की आक्रमण दिखाना है आपको, अब तुर्की आक्रमण चाहे महमूद गजनवी का है, जो भी है, वो आपको दिखाना है किस तरीके से भारत में उन्होंने किया। तो ऐसा नहीं है कि महमूद गजनवी के समय से लेकर के उससे पहले भी जो तुर्की आक्रमण चल रहे, वो आक्रमण आपको संक्षिप्त में सही, लेकिन एक प्रूफ देना है कि हाँ ऐसे आक्रमण हुए। सेकंड, जी। उत्तर भारतीय राज्य, अब उत्तर भारतीय राज्यों को जरूर दिखाना है इस समय, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय हमारे उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य थे, उसकी चाहे मैपिंग में दिखाओ चाहे कहीं दिखाओ, आपको दिखाने जरूर है कि तुर्की आक्रमण के समय भारतीय साम्राज्य कैसे थे। आप चाहे एनसीईआरटी किताब उठा के देख लो, है ना, अगर एनसीईआरटी किताब उठाओगे 12th क्लास की सेकंड एनसीईआरटी जो मिडाइवल जी हिस्ट्री सर। है, जिसमें पहला चैप्टर है, शायद मुझे लगता है पहला या दूसरा चैप्टर में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा उत्तर भारत के राज्य कौन कौन से राज्य थे और तुर्की आक्रमण के समय। तो एक जी सर। इस क्वेश्चन में रहेगा कि उत्तर भारतीय राज्यों की, और अगला पॉइंट क्वेश्चन की मेन डिमांड है कि कारणों को जरूर बताना है।
तो ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन कारणों पे है। तो आपको बताना है ये कारण है, और फिर संक्षिप्त में उन कारणों का आकलन करना है। आकलन इन द सेंस कि उनको बताते हुए आपको बताना है कि उनका विश्लेषण करना है। हर जी कारण सर। का अपना एक विश्लेषण जरूर होना चाहिए। और लास्ट में, अब इसमें कहीं नहीं पूछा है, लेकिन आपको इसके परिणाम जरूर बताने, बिल्कुल तो सर। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं। निष्कर्ष में इनके परिणाम बता करके इसको टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि इंट्रो की मैं बात करूं कि इंट्रो में हमारा ऐसे क्वेश्चन क्या लिखना है, तो इंट्रो में डायरेक्ट आप स्टेटस बता दो कि उस समय हमारी स्थिति क्या थी। हमारी स्थिति जब तुर्की आक्रमण हुआ उस समय, अब तुर्की आक्रमण हुआ उस समय हमारी स्थिति क्या थी, उसको आपको इंट्रो में आप लिख सकते हो कि देखो तुर्की आक्रमण हुआ, उत्तर भारत में सामंतवादी व्यवस्था थी, सामाजिक वर्ण व्यवस्था के कारण आपसी मतभेद थे, समाज नीतिवादी था और भाग्यवादी था, क्योंकि हमारे समाज ने मान लिया था कि जो आक्रमण हुआ है ना, ये भगवान की देन है, कि हमारा वो नहीं है। जी जब आप इस चीज को मान के बैठ जाओ कि जो हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है या हमारे भाग की वजह से होता है, आप उसका प्रतिरोध नहीं करते, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते। और जी यही सर। उनके साथ हुआ था। पहली बात तो शुरू में ये दिक्कत हुई कि पहली बात तो लोगों को ध्यान ही नहीं दिया, लोग आपस में लड़ते रहे, बिल्कुल सर। है ना। इधर राजपूत, इधर जो भी जाट वगैरह जो भी उस समय जो शक्तियां थी, वो आपस में जी लड़ती सर। रही, क्योंकि वो अपने आप का सर्वोच्च स्थापित करना चाह रही थी। बिल्कुल दूसरी सर। ओर आपका जो थोड़ा बहुत, जिनको भी जोश हुआ थोड़ा बहुत, तो नियतिवादी हो गए। उन्होंने सोचा नहीं नहीं, ये भगवान की देन है, ये तो जो हो रहा है ऊपर वाले हमारे किस्मत में लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका प्रतिरोध ही नहीं किया। ठीक है, जी तो सर। यह दो काम कर सकते हो आप इस मिनटों में। एक तो आप उत्तर भारत के राज्यों की, मतलब जो तुर्की आक्रमण है उस समय भारत की स्थिति के बारे में बता करके आप एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, जो इस बात का संकेत करेगा कि इस वजह से हम हारे थे। ठीक है ना, तो यह एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया, ये एक बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। इंट्रोडक्शन कई लोगों ने, आपने भी बढ़िया लिखा था उसका इंट्रोडक्शन, और जी ये सर। इंट्रोडक्शन जिसे मैडम ने इसको बनाया, ये भी अच्छा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको बताना चाहते हैं 11वीं शताब्दी के समय, जब 11वीं 12वीं शताब्दी जब तुर्की आक्रमण हुआ, तो भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी कैसी, क्योंकि यही सामाजिक राजनीतिक स्थिति ना भारतीय पराजय का कारण बनती आ गई। जी सर। उत्तर भारत के राज्य, ठीक है, जी सर। एक तरह से हो गया। और दूसरी ओर ये तुर्की, और तुर्की आपको अब पैराग्राफ कनेक्ट करना है। दूसरी ओर तुर्की है, तुर्की साम्राज्य ऐसा नहीं है कि वो ऐसे जीत गए, वो बहुत मजबूत उनकी सेना थी, उच्च कोटि के हथियार, घोड़े, और उनकी जो सबसे बड़ी बात है, उनकी जो बढ़ती साम्राज्यवादी भावना, ये एक बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहाँ तो प्रतिरोध को सीमित कर रहे हो, क्योंकि आप में देता है कि जो हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है, जो हो रहा है भाग्यवादी है, तो आपको डिस्करेज किया जा रहा है, आप तो प्रतिरोध करोगे नहीं। वही दूसरी ओर उनके द्वारा आपको पूरी तरह, जो तुर्की साम्राज्य आ रहा था, वो तुर्की साम्राज्य पूरी तरह एक साम्राज्यवादी भाव, उसका उद्देश्य ही था हमें जीतना है, इस्लाम फैलाना है, हमें जीतना है, इस्लाम फैलाना है। अब आदमी में जितना अच्छा उसका सपना होगा, जितना अपना उसका लक्ष्य होगा, उसकी तेज गति से वो आगे बढ़ता हो जाए, जो जी भारत के सर। शासकों के साथ नहीं था। और इसलिए उस समय भारत के महत्वपूर्ण शासक है वो पराजित हुए इनसे। या एक दो शासक, जैसे मैडम ने एक दो कम लिखा है, आप चाहो तो दो तीन शासक और लिख देना, जो शासक तुर्कियों से पराजित, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप एक दो पैराग्राफ स्टार्ट करके इस तरीके से एक बैकग्राउंड बना सकते हो एग्जाम में। हो सकता है किसी अगर इतिहासकार ने कोई बात बोली हो इसके बारे में, तो आप उसको भी स्टार्टिंग में लिख सकते सर बर्नी ने बोली होगी। हो, हाँ उसको लिख दो इसमें स्टार्टिंग, ठीक है ना। ठीक है, तो इस जी तरीके, सर। अब मैपिंग में आप दिखा दो थोड़ा सा इसमें, जैसे मैडम ने इस पे ध्यान रखना, ये इंडिया का पूरा ध्यान रखना, जब भी आप मैपिंग दिखाओ 11वीं 12वीं शताब्दी की, पाकिस्तान को मैप में जरूर दिखाएं, ठीक है। जी सर बिल्कुल। ये मैंने मैडम से बाद में बोला, तब तक कॉपी कर दी थी। हमेशा ध्यान रखना आप इस तरीके से उसमें दिखाओ। तो मैडम ने इस यस। तरीके से चित्र बढ़िया बनाया, क्योंकि इन शासकों से ये आपको दिखाया गया है, ये शासक थे उस समय। तो ये गुजरात का शासक हुआ, ये बढ़िया आप इस दिखा सकते हो। ऊपर हाँ लिखना है आपको कि तुर्की आक्रमण के समय भारतीय उत्तर भारत के राज्य, ठीक है। तो ये चित्र से आपकी सारी बात निकल जाएगी जो आप कहना चाहते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो मत कि ज्यादा इतना इतना मत लिखो कि राजस्थान में राजपूत थे, चौहान, अजमेर में चौहान वंश था, है ना, जयचंद का गढ़वाल वंश था, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यदि आपने इसमें ही सब कुछ दिखा दिया। इसलिए आपके लिए मैपिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये मत देखना जी मैपिंग का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, बस आप दिखा दो हाँ ये मैपिंग है इंडिया के समय, ठीक है। तो इससे आपका ही हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ तक इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन की डिमांड, है ना। क्वेश्चन की डिमांड यदि मैं बताऊं आपको, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी देखो, सर। ठीक है, आपने लिख रखा था, आपने बढ़िया लिखा था, एक दो ने और लिखा है उसमें, उन्होंने बढ़िया लिखा है। लेकिन ध्यान रखना
हिस्ट्री के आंसर को आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ये मत सोचना कि मेरा हिस्ट्री नहीं आएगा। 320, 300 प्लस नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। लेकिन मेरी ये समझ है हिस्ट्री को लेकर के, जो मैंने समझी अपने उस सारे द स्टडी पढ़ाते हैं, है ना, जी सर। उनसे एक चीज मैंने समझ पाया कि आप जो भी क्वेश्चनों को करो उसमें ना हमेशा हिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए एप्लीकेशन पार्ट को देखा, उसकी विश्लेषणात्मक क्षमता को। अब ओके सर। तुर्की आक्रमण के समय भारतीय राज्य पराजित हुए, तो उनके जो जो कारण है उनको थोड़ा समझाइए। तो आप सभी ने समझाए ये कारण तो, कि भाई सबसे पहला कारण था कि मजबूत संगठन का अभाव। जैसे उत्तर भारत के राज्यों की सेनाएं एकीकृत न होकर के विभिन्न अधीनस्थ शासकों के नियंत्रण में थी, क्योंकि ये सामंतवादी थी। गुप्तों के बाद आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज एक तरह से सामंतवादी हो चुका था। ठीक है, तो ये जो सेनाएं थी ये सामंतवादी दिखाई दे रही थी। तो और वहीं दूसरी तुर्की की जो सेना है वो एकीकृत सेना के रूप में थी। तो एक ओर तो आप छोटी छोटी सेनाएं हैं आपकी, जिनको पराजित करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, और दूसरी ओर खुद सेना तुर्की बहुत एकीकृत थी, तो ऑब्वियसली आपका हारना स्वाभाविक ही था। ठीक है, तो मजबूत सैन्य संगठन की वजह से एक तो आपकी पराजित हुई। ठीक है, सामरिक सतर्कता का अभाव, ये एक कई बार ये भूला जाता है। जैसे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक जो नीति थी, जैसे हम आईआर में कई बार पढ़ते हैं, यहाँ पर भी वो चली कि युद्ध के समय जो भारत के राज्य थे, राजपूत राज्य या कोई भी राज्य, इनकी स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी नहीं थी, और यही कारण है कि इनकी पराजय के कारण इनको ये चीज देखनी पड़ी। जैसे प्रबल शक्ति की अनुपस्थिति अथवा राजनीतिक एकता के अभाव में महमूद गजनवी के विजयों में अफगानिस्तान और पंजाब की सुरक्षा की पंक्तियों में छोड़ दिए। देखो आप सभी जान रहे हो, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जब महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान को ही जीता था या पाकिस्तान को जीता था, उस समय ही हमारे राजपूत राज्य या चौहान राज्य, जो भी गढ़वाल के जयचंद थे, उस समय ही अपनी शक्ति को मजबूत करके सतर्क हो जाने चाहिए। बिल्कुल सर। हमें क्या है कि हमारी सबसे बड़ी कमी रही है, जब तक हमें कोई आके ना मारे ना, तब तक हम सीखे नहीं है। जब सर बहुत कुछ दूरदृष्टि का मारना भाव था। पड़ेगा। है दूरदृष्टि का भाव था सर इनके अंदर। बिल्कुल, इसके लिए दूरदृष्टि, इसके लिए सबसे बड़ी बात है दूरदृष्टि का अभाव था। और इसीलिए बोल सकते हैं कि एक, अगर एक अच्छा शब्द आप यूज करें तो शब्द बढ़िया यूज कर सकते हो उसमें, कि सामरिक सतर्कता का अभाव है। ठीक है ना, जी सर। दूरदृष्टि थोड़ा कॉमन शब्द हो जाएगा इसलिए। ठीक है ना, एक चीज ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ना शब्दों को इंप्रूवमेंट करो। आपका कंटेंट बढ़िया है, मैंने देखा है, ओके सर। आपकी कॉपी को मैंने ऑब्जर्व किया था। सभी कॉपी एक बार तो मैंने ही चेक करी, एक एक बार तो फिर मैडम ने चेक किया उसके बाद। ठीक है, तो ये बढ़िया सर। पॉइंट लगा। हाँ बोलिए बोलिए, देखो सर कोई मुझे डाउट है छोटा सा। कुछ भी हो ना पूछते जाना है। ठीक है, जी सर। सर जैसे आपने इंट्रो में बताया कि 4-5 लाइन इंट्रो में लिखी, फिर 3 लाइन दूसरे पैराग्राफ में लिखी, तो सर क्या हम उस इंट्रो को सर एक चार्ट बना के दिखा सकते हैं कि इंट्रो ये में सब चार्ट पार्ट मत थे? बनाना प्लीज, कोशिश करना इंट्रो अच्छा। को आप हमेशा इंट्रो को चार्ट मत प्रेजेंट करना। अगर जो ओके बात आप सर। कहना चाहते हो ना चार्ट के थ्रू, वो इंट्रो के अगली उसमें दिखा देना। ओके सर। इंट्रो में चार्ट मत बनाना। ठीक है, जी जी। ठीक है, क्योंकि एक चीज आप थोड़ा सा, एक चीज थोड़ा कॉमन दो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप मुझे चार्ट नहीं, आप उसको बढ़िया से प्रेजेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। तो इंट्रोडक्शन आपके प्रेजेंटेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण आईना है, और चार्ट है वो इंट्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन में। ठीक है, अगर जो भी बात कहना चाहते हो वो आप आगे कह सकते हो चार्ट के थ्रू। ओके ठीक सर। है, ठीक है, ये बढ़िया कारण हो गया आपका। एक एग्जांपल आप देख सकते हो ये। ठीक है, सामाजिक गिरावट। सामाजिक गिरावट तो इस युद्ध का मेन कारण थी, अनेक जाति उपजातियों में बट गई वर्ण व्यवस्था की वजह से। वहीं दूसरी ओर तुर्की जातियों में जातीय समानता थी। तो ये देख सकते हैं कि अलबरूनी ने खुद ने बोला है कि वहां तुर्की की तरफ से सभी का एक साथ आक्रमण किया, हमारे यहाँ तो लोग आपस में लड़ने में लगे हुए थे। बिल्कुल ठीक सर, है, केवल ब्राह्मण वर्ग का वो सर्वोच्च था सर। बिल्कुल करेक्ट बात। प्रशिक्षण तो मेन है ही है, ये तो कहीं भी आप डाल सकते हो प्रशिक्षण। कि भारत जी सर। में सबसे बड़ी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक कमी रही है शुरू से लेकर आज तक, मैं बताऊंगा। अंग्रेजों से भी युद्ध लड़े तब तक हमारे शासकों की सबसे बड़ी कमी थी कि सेना को समय के साथ ट्रेंड नहीं करते बिल्कुल सर। थे। एक बार ट्रेनिंग दे दी उसके बाद तो उनको लेना नहीं था, एक बार भर्ती हो गई उसके बाद चीजें छोड़ दी। तो सेना को समय के साथ ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी था, जो हमारे पास नहीं था। ठीक है, ये हो गया। स्वामी भक्ति का, स्वामिनी भक्ति की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी बात है हमारे जो शासक थे उनके, इन्होंने यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था आ गई, लोगों को पैसेवार चीजें, मतलब पैसे पे ज्यादा डिपेंड हो गए, उनकी सैलरी पे ज्यादा डिपेंड हो गए। तो यहाँ लोगों में राजा के प्रति भावना की बजाय पैसा ज्यादा दिखने लगा, है ना। जी सर। इससे राजा और सेनापतियों के प्रति उनकी स्वाभिव्यक्ति हट गई। वहीं दूसरी ओर
तुर्क सेना का आपको ये बताया गया, और ये स्पष्ट रूप से एक इतिहासकार ने बात बोली भी है, के एस लैम्बर्ट, सुना होगा आपने इसका नाम। इसने उत्तर भारत का जो पराजित हुई उसका एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में इसको दिखाया गया और बताया गया कि जो भारतीय सेना, जब तक सेना या सैनिक, चाहे वो आज के समय हो कभी हो, यदि सैनिक अपने शासक के प्रति वफादार और स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं होंगी, तब तक वो उस कमिटमेंट से युद्ध में शामिल नहीं हो पाएंगी। वो केवल प्रोफेशनल चीजें देखेंगे और उसके बाद तो पैसे देखेंगे, जब जरूरत पड़ी भाग जाएंगे, या एक डेडिकेशन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हमारी सेनाओं में ये देखने को मिला जो जी उस सर। समय थी। दोषयुक्त प्रणाली उत्तर भारतीय राज्यों में आप देख सकते हो। हमारे सबसे बड़ी काम है, हम परंपरागत तरीके से युद्ध करते थे। ठीक है ना। यहाँ आकर के तुर्कों ने कई रणनीतियां नई यूज करी। एक तो हमारी सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, हम शान और मान मर्यादा पर ज्यादा रहते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल सर। कोई डिप्लोमेसी यूज नहीं करेंगे, हम कोई साम दाम दंड भेद यूज नहीं करेंगे, जैसा कि चाणक्य ने तो बता के गया, लेकिन हमारे राजाओं ने कभी यूज नहीं किया इसको। और यही कारण है कि चौहानों की पराजय के पीछे क्या कारण था, पृथ्वीराज की पराजय के पीछे। अगर पृथ्वीराज उसको पहले ही युद्ध में गोरी को हरा देता, पहले जी युद्ध सर। में गोरी को मार देता, तो ये नौबत ही नहीं आती। ठीक है। बिल्कुल सर। लेकिन एक शान, मतलब एक ध्यान रखना आप में, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ भावनात्मक पक्ष ज्यादा मजबूत था, ना कि एक रणनीतिक पक्ष। बिल्कुल हमारे यहाँ सर। की नहीं, अपने शरण में आए हुए को क्षमा कर देना। देखो ये चीज ना सुनने में अच्छी लगती है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये अच्छी नहीं लगती। और यही कारण है, आपने से को देखा होगा, शरण में गए हुए अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे आक्रमण किया था रणथंभौर पे। कारण तो यही था, बिल्कुल सर। क्योंकि आप शरण में गए हुए की रक्षा करना। अरे पहले आपको अपनी, आप एक आदमी को बचाने के चक्कर में आपने पूरे साम्राज्य को डुबा दिया। ये कौन सी अच्छी रणनीति होती है ना। सर एक छोटा सा वो था प्रश्न सर। सर ऐसे तो सिकंदर ने भी सर राजा पोरोस के साथ कर दिया था। ये सीखे नहीं लेकिन हम इस चीज से, ठीक है, बिल्कुल सर। सीखे नहीं कभी। और चाणक्य इस बात को सिखा के गया था। चाणक्य की जो कूटनीति थी उसमें ये बात बोली कि हमेशा आपको बड़े हित देखने चाहिए, आपको इंटरेस्ट देखने चाहिए। यदि आप आजकल एथिक्स की बात करें तो इसमें मान लो आपके दोस्त दो नैतिक जी डिलेमा आ गई, तो हम हमेशा बड़े हित को चूज करते हैं। आप एक बिल्कुल आदमी को बचाने के चक्कर में पूरा साम्राज्य को गवा रहे हो, ये बड़ी समझदारी नहीं है। ठीक है ना। जी तो वही हमारे यहाँ होता था। अब गोरी, मतलब मान लो पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गया था, तो उसको दूरदृष्टता का नजरिया रखना चाहिए था कि ये आदमी दोबारा धोखा कर सकता है, इससे मेरा साम्राज्य दांव पे लग सकता है। तो मेरी एक छोटी सी मर्यादा कि मैं भाई शरण में आए हुए को माफ कर दूं, ये साम्राज्य मेरे व्यक्तिगत हित के लिए हो सकता है, मेरे व्यक्तिगत जो मेरी भावना है उसके लिए ठीक है, लेकिन ये राज्य के लिए अच्छी नहीं। ठीक है ना। जी सर। और ये बात ना तो ये सीखे इसके बाद, ना ही रणथंभौर के शासक है वो सीखे, ना ही राजपूत बिल्कुल शासक सीखे। मतलब इसी से ही हमारी जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनकी स्थिति खराब होने के पीछे ना, उनकी बस वो 2-4 दिन की शान शौकत और मर्यादा हुई। वो कूटनीति या डिप्लोमेसी का उन्हें पूरी तरह अभाव। इस जी युद्ध सर। में भी यही देखने को मिला। तुर्की आप जानते हैं पहला युद्ध हुआ, दूसरे में तो बढ़िया मोहम्मद गोरी ने उनको मार ही दिया था, मतलब आंख वाँख जो भी कर दी थी। ठीक है। जी सर। अब देख लो, आप पूरा चौहान साम्राज्य खो गए, अजमेर से दिल्ली से। बिल्कुल सर। ये तो एक कहाँ दूरदर्शिता थी, आप पूरे एक साल तक दूरदर्शी नहीं रह पाए। ठीक है ना। तो बिल्कुल। बिल्कुल दोष मुक्त, आप उसमें खूब एग्जाम्पल दे सकते हो कि प्रणाली भी दोष मुक्त थी, शासकों में दूरदर्शिता का अभाव देख सकते हो, एग्जाम्पल डाल सकते हो कि यदि दूरदर्शी होते तो आप पहले युद्ध में उसको छोड़ते नहीं। ठीक है। या जी सर। पहले युद्ध में कोई ऐसी संधि कर लेते जिससे वो आपके बेबस में हो जाते। आप ना बिल्कुल तो सर। ढंग से संधि कर पाए कूटनीतिक। ठीक है ना। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने हमारे, आप आगे पढ़ोगे, एक चीज समझना इतिहास को समझते समय, अंग्रेजों ने भारत के इसी बार पे तीर मारा था। अंग्रेज इस बिल्कुल बात सर। को आते समझ गए, ठीक है ना, कि देखो आपको बढ़िया रणनीति है, भारतीय राजाओं को उकसाओ, चने के पेड़ पे चढ़ाओ। आप राजपूत वंश के थे, आपके खानदान में किसी ने आज तक ये काम नहीं किया, आप कैसे उसके सामने झुक गए। ठीक है ना। प्लासी में यही हुआ था सर। है ना। और इसी का यूज किया उन्होंने कि आप कैसे दूसरे राजा से संधि कर रहे हो। आपके खानदान ने तो कभी इस राजा से संधि नहीं की। आप तो आपके खानदान के राजा को पूरा बर्बाद करने में लगे हुए, उसकी शान शौकत को बर्बाद करने में लगे हुए। इतने में जी राजा एकदम सीना होके, अरे यार ये बात तो सही है कि मैं कैसे, मैं तो जयपुर का राजपूत हूँ, मैं कैसे चित्तौड़ के राजपूत से संधि कर लूँ। ठीक है ना। बिल्कुल सर। और इसी इसी का पूरा है, मराठा है, मैं मराठा हूँ, मैं कैसे मैसूर के शासक से संधि कर लूँ। बिल्कुल मैसूर सर। मुसलमान है, हम तो हिंदू शाही शासक है। और यही कारण था कि आप दोनों को लपेट के अंग्रेज निकल। बिल्कुल यही सर। कारण मध्यकाल में भी हमारे यहाँ हुआ। ठीक है ना। यही कारण जो मध्यकाल के आप जितने भी जो हिंदू शासक हारते हैं युद्ध, उसका यही कारण होता है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से दूरदर्शिता कूटनीतिकता का अभाव। जी सर। ये कारण, इसमें और भी एक दो आप ऐड कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है ना।
तो ऐड करो, लेकिन एक एक एग्जाम्पल, युद्ध का एग्जाम्पल या युद्ध की कोई घटना उसमें जोड़ते हुए जाना, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का मेन डिमांड थी जो आपको बतानी थी कि भाई इस वजह से आप युद्ध में पराजित हुए। अगला है, देखो, उत्तर भारत के राज्य पराजित होने के परिणाम स्वरूप सबसे बड़ी इफेक्ट क्या था, सत्ता परिवर्तित हुई। यही तो मेन कारण हुआ था। दिल्ली बिल्कुल में सर। मोहम्मद गोरी का शासन आ गया, अजमेर में मोहम्मद गोरी का शासन आया, और यहीं से तुर्की या इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हुई। जी अगर जी पहले ही युद्ध में उसको मार के भगा देते मोहम्मद गोरी को, तो घटना ही नहीं घटित होती। मोहम्मद गोरी नहीं आता, ना एबक आता, ना पहलतुत में से आता, सब वहीं से भाग के चले जाते रास्ते में से। लेकिन आपने उसका एक ये छोटे युद्ध की वजह से आपने दिल्ली और अजमेर को खो दिया, क्योंकि उस समय आप जानते हैं चौहानों का वंश था उस पर, दिल्ली पर अजमेर जी पर। जी सर। तो उत्तर भारतीय राज्यों में जो पराजित हुई, इस पराजय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ सत्ता परिवर्तन। जी सर। तो शब्दों का अच्छे से यूज करो कि सत्ता है वो परिवर्तित हुई और भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी के बाद भारत में सही ढंग से सिस्टमेटिकली एक इस्लामिक साम्राज्य बना, और यही इस्लामिक साम्राज्य आप जानते हैं कि भारतीय, इस जिसका ध्यान रखना, जिसका भारतीय राजनीति, समाज, धार्मिक और संस्कृति पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। अब आपको दीर्घकालीन प्रभाव यहाँ दिखाने की जरूरत है नहीं है, चाहे तो कोई एक दो आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ आपकी वो डिमांड है नहीं। लेकिन आपने ये चीज बता दी कि छोटी मोटी बात नहीं थी, इसे बड़ा नुकसान हमें देखने को मिला। और देख सकते हो भारत पाकिस्तान का विभाजन भी कहीं ना कहीं यहीं से नींव रखी हुई थी उसकी। उसकी ये चीज देख लो, आज भी जो समाज में घटनाएं घटित हो रही है, कह सकते हैं कि बहुत कारण था कि इस छोटे से युद्ध की वजह से, या इस समय जो तुर्की साम्राज्य जो विजय हुआ, भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हुई, इसने सिस्टमेटिकली भारत की पूरी कल्चर को, पूरे पॉलिटिकल स्टेटस को, सोशल स्टेटस को, सबको पूरी तरह इफेक्ट कर दिया। क्योंकि अब से पहले विदेशी आक्रमण तो आए थे, लेकिन उनमें सांस्कृतिक समन्वय हो गया था, वो संस्कृतियों के साथ जुड़ गए थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस्लामिक साम्राज्य, इस्लामिक संस्कृति भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जुड़ पाई, जो हमेशा ही राजनीतिक दृष्टि से डिस्प्यूटेबल रहा, समाज में संघर्ष हमेशा बना रहा, और हमेशा सांप्रदायिकता, ये चीजें देखने को मिली। और जिसका प्रभाव इतना ही नहीं, आज भी वो चीजें देखने को मिल रही है हमारे पूरे इतिहास में, ठीक है ना। तो आप देखा सकते हो कि तुर्की का आक्रमण था ना, ये छोटी मोटी बात नहीं थी जो राजपूत हारे थे, ठीक है। तो इसमें जब ओके भी आप सर। आंसर लिखो, तो मैं और ऐड करना, मैं और चीज बता दूं कि आप मैपिंग का जरूर यूज करें जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए, उसको बिल्कुल मत छोड़ के आना, ठीक है ना। जी सर। और कुछ चीजें आप इतिहास डायरेक्टली, कोई इतिहासकार ने अगर बोल दिया कि नहीं तुर्की आक्रमण के कोई परिणाम है, तो इतिहासकार को मॉडिफाइड करो, है ना। इतिहासकार का नाम जरूर लिखो कि तुर्की आक्रमण से क्या चेंज हुआ, या पराजय से, उत्तर भारत के राज्यों की पराजय से क्या परिवर्तित हुआ। अगर आपको इतिहासकार का नाम कोट कर पा रहे हो, जरूर कोट करो। इतिहासकार को मत छोड़ना बिल्कुल। या कोई जी सर। दृष्टिकोण है आपसे, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, साम्राज्यवादी, ठीक है ना, उस दृष्टिकोण के आधार पर अगर इन आक्रमणों का विश्लेषण हो पा रहा है, तो उसको जरूर नोट डाउन, ठीक है। तो ये चीज सर। ना प्रैक्टिस से आती है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में उसको बैठ कर सीख गए, नॉट पॉसिबल। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी। लेकिन क्वेश्चन की मेन डिमांड के साथ डाइवर्ट मत करना। जो जी क्वेश्चन सर। की आपकी मेन डिमांड है, ये कारण, इस कारणों के साथ डाइवर्ट मत होना। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, इसलिए सभी लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, यहां तक कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन में जी सर। नहीं सर। कोई डाउट है किसी को भी? देखो, यस सर। अगर सर आपको मुझे। कोई भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कई लोग ना लेट लिखते हैं, कई लोग आंसर लेट लिखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से भेजा गया है, मेरा तो मैडम कोई सजेशन था कि शुरू में थोड़े सिंपल क्वेश्चनों से इंप्रूवमेंट करो, तो धीरे सीधे सीधे क्वेश्चन आए ना, उनको पहले पुटअप किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे आपका क्वेश्चन, या धीरे धीरे पीवाई के क्वेश्चन डालो। क्योंकि शुरू में क्वेश्चन मैंने देखा है आपका, एक तो चोल वाला क्वेश्चन, उसको जी सर। मैडम तो समझ गई, मुझे समझने में उसको कई देर काफी टाइम लगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट है या नहीं है अभी आपको? सर मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे छोटा सा। पूछो पूछो। सर जैसे कि आपने इतिहासकार को कोट करने के लिए बोला अभी, तो सर क्या करे, इतिहासकार समय पर याद नहीं आ रहा, तो सर किसी भी इतिहासकार का नाम लिख के आप जैसे लिख दो पढ़ ले। राष्ट्रवादी, लिख दो, नाम मतलब, या राष्ट्रपति। किसी इतिहासकार ने ऐसे बोल, तो उसी इतिहासकार का दृष्टिकोण क्या था। देखो, अगर राष्ट्रवादी बोल दिया, समाजवादी बोल दिया, या कोई इतिहास, तो आप उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो लिख दो एक इतिहासकार ने ऐसा कहा, कुछ भी लिख दो उसके अनुसार। जरूर नहीं है ओके कि आपको सर। देखो वह नाम याद है, नहीं आएगा, ठीक है ना, कई बार ऐसा हो जाता है, मिस हो जाता है, ठीक है। ओके थैंक यू सर। लेकिन गलत नाम मत लिखना, ओके सर। गलत मत करना। अगर आपको याद नहीं आए तो गलत मत करना, आप डायरेक्टली लिख जी। देना एक इतिहासकार के द्वारा ऐसा कहा गया, ठीक है। जी सर। या अगर उस इतिहास का पूरा स्कूल पता है आपको, मतलब स्कूल एंड राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, जो भी पता है, तो उसको भी मेंशन कर सकते हो डायरेक्ट कि साम्राज्यवादियों ने ऐसा कहा, राष्ट्रवादियों ओके ने ऐसा कहा, मार्क्सवादियों ने ऐसा कहा, ठीक है।
ये क्वेश्चन की जो डिमांड है इसके अकॉर्डिंग आपको चलना, ठीक है ना। तो अगर कोई डाउट हो तो कभी भी किसी प्रकार कोई क्वेश्चन डाउट हो आप ग्रुप में जरूर पूछें, ठीक है। और जो नंबर दिया जा रहा है वो नंबर जस्ट एक आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका लेवल अभी तक क्या है, इसमें और इम्प्रूवमेंट कर, ठीक है। तो नंबर से ना तो आपको ज्यादा डिस्करेज नहीं होना है, ठीक है। नंबर तो एक ओके लेवल सर। है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में नंबर का लेवल यहाँ तक पहुंचने की संभावना रहती है, ठीक है। इतने नंबर आपको दिए जा सकते हैं इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी वाला। अलाउद्दीन खिलजी के इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों ने किया है, मैंने देखा है ना। अलाउद्दीन खिलजी के इस क्वेश्चन को देखो सबने किया था, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये सभी ने किया था अलाउद्दीन खिलजी की। देखो एक तो हमारी जो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि मैं पढ़ के जा रहा हूं, मान लो मैंने पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, ठीक है। तो मैं पूरी तरह बाजार नियंत्रण की अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति है उसको पूरी तरह उड़ेलने लग जाऊंगा उस क्वेश्चन, धुआंधार उसी के बारे में लिखूंगा, उसी को बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन की डिमांड और आपने पढ़ा है ना टॉपिक में बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आपसे जैसे बाजार नियंत्रण नीति पूछिए तो आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि हाँ बताओ अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति कैसे थी, इसको बताओ, तब तो आप डायरेक्टली जो पढ़ा है उसको लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे चेंज भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ रखा है उसी को उतारने में लग गए वहां। आप क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, क्वेश्चन किस वे में हमसे पूछ रहे हैं, उसी वे में और उसी सिस्टम से। पहले पहले उसका आयाम क्या था, फिर दोबारा उसका आयाम क्या था, एक पहला मतलब एक पॉइंट इसका ये था। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने बाजार नीति तो लिखी थी, लेकिन दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करने में कमी कर, लगभग लगभग सभी के साथ ये देखने को मिला। जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसमें कि अलाउद्दीन खिलजी ये बाजार नियंत्रण नीति मांग एवं पूर्ति के बाजारीय व्यवस्था को नकारती है, एक पॉइंट पर में है, ध्यान रखना। लेकिन सुल्तान ने राजकीय स्तर पर इसे स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। ये दूसरा पॉइंट। क्वेश्चन के दो आयाम आपको समझ गए होंगे। एक आयाम तो कह रहा है कि जो बाजार नियंत्रण नीति है ना, ये अबाजारी, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ इसको बोलूंगा अबाजारी। मार्केट में क्या होता है कि जो भी चीज डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिसाइड होती है। चाहे किसी वस्तु की कीमत डिसाइड होगी डिमांड सप्लाई के आधार पर डिसाइड होगी, ठीक है। या किसी वस्तु की मांग कीमत है वो डिमांड सप्लाई डिसाइड होगी। लेकिन ये अबाजारी क्यों? क्योंकि इसकी जो भी कीमत थी ना वो राज्य के द्वारा डिसाइड किया। आपको एक तो ये बताना है कि कैसे ये अबाजारी थी, यानी कि जो बाजार के सिस्टम को नकारती है, तो वो कौन कौन से प्रोविजन इसमें थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये मांग और पूर्ति के नियम को नहीं बताती या मांग और पूर्ति के नियम को पूरी तरह डिस्टर्ब करती। ऐसे कौन कौन से प्रोविजन उन्होंने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत किए थे। सर ये तो फिर एक आयाम लेसेस तो फेयर वाला हो गया, हाँ लेसेस फेयर सिद्धांत पर। बिल्कुल, लेसेस फेयर, लेसेस फेयर सिद्धांत का जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है ना। लेसेस फेयर क्या कहता है? बाजार मांग लेसेस एवं फेयर, पूर्ति हाँ के आधार बिल्कुल, पर। लेसेस फेयर कहता है कि राज्य का बाजार में इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है, जी सर। ठीक है ना, पूरी तरह मार्केट होगा। ये लेसेस फेयर का अपोजिट, ये जो बोल ओके रहा है सर। अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी ना वो लेसेस फेयर की अपोजिट थी। वो बिल्कुल सर। बाजार में नियंत्रण किया, उसने कंट्रोल किया, और जहां बाजार में राज्य का हद से बढ़ेगा वहीं डिमांड और सप्लाई का नियम फेल होगा, ठीक है। जी सर। वही इन्हीं के साथ हुआ। तो एक क्वेश्चन का पार्ट ये था कि किस तरीके से नॉन मार्केटिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, नॉन मार्केटिंग, वही बोल रहा है ना कि बाजारी व्यवस्था को नकारती है, यानी कि अबाजारी व्यवस्था को बढ़ाती है, यही तो है इसका मतलब, ठीक जी है। सर। अगला, लेकिन और इसको बढ़ाने के लिए सुल्तान ने क्या क्या प्रयास किया? सुल्तान ने क्या कौन कौन सी संस्थाएं निर्मित की, कौन कौन से विभाग बनाए, कौन कौन से अधिकारियों को अपॉइंटमेंट किया ताकि ये व्यवस्था मार्केट में इंप्लीमेंट हो। दो पार्ट आपको दिखाने, ठीक है। तीसरा, इस क्वेश्चन को जब आप विश्लेषणात्मक जाना है तो आपको ये बताना है कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी का मेन एम था क्या, इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या था। भाई कोई राजा इस नीति को अगर इंप्लीमेंट कर रहा है, जैसे मैं महाद्वीपीय पॉलिसी थी एक उसकी, आपने सुना होगा तो उसकी, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, कि उसने महाद्वीपीय महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, उसको देखा होगा कि वो इंग्लैंड पे आक्रमण इकोनॉमी के आधार पे करना चाह रहा था। कि भाई इंग्लैंड की जो शक्ति है, राजा ब्रिटिश राजा के पास जो पावर है, उसके पीछे मेन कारण था उसकी अर्थव्यवस्था या उसका रेवेन्यू, और जब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी वो कभी भी इंग्लैंड को पराजित नहीं कर पाएगी। ठीक इसी प्रकार की एक सिद्धांत हमारे यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया।
अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी स्ट्रेटजी थी इस पूरी नीति के पीछे कि यदि लोगों के पास दो उसकी थ्योरी थी, इसमें ध्यान रखना, दो कॉन्सेप्ट इसमें सोचे थे। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि एक तो मैं सस्ते में अपनी जनता को, सेना को सस्ते में खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध करवाऊं, सस्ते में वस्तुएं उपलब्ध करवाऊं, ताकि मुझे सेना को कम खर्चा देना, पहली चीज। दूसरी, कोई व्यापारी, कोई कृषक इतना मजबूत ना हो जाए कि मेरे विरुद्ध विद्रोह करे। इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने साम्राज्य की सुदृढ़ता को बढ़ाए रखने के लिए उसने बाजार नियंत्रण नीति को इंप्लीमेंट किया। उसके पीछे समझ थी उसकी, समझ आप समझ होंगे, ऐसे मत सोचना कि उसने ऐसे ही लाया और राजा था उसने इंप्लीमेंट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी इस बात को भली भांति जानता था, क्योंकि वो भी तो पीछे से चीजें सीख के आया था। आप जानते हैं खिलजी क्रांति के बारे में, आप जानते होंगे खिलजी क्रांति कैसे हुई, कैसे उन्होंने उससे पहले वाले वंशज को हटाया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी भी कैसे सत्ता में आए थे। तो उस समय आप राजनीतिक अस्थिरता को तो देख ही रहे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी सभी चीजों से सीखा और उसको ये बात समझ में आ गई कि यदि आपको शासन को सुदृढ़ करना है तो एक तो आपकी सेना मजबूत होनी चाहिए, और दूसरी, आपको विद्रोह करने वाला कोई अगला खड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई व्यापारी, कोई बड़ा, कोई जो किसान है, कोई भी ऐसी चीज, जमींदार जो खेती पे डिपेंड है और खेती में बड़ा करके अपना कहीं ना कहीं मुझसे विद्रोह कर सकता है, उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए उसने बाजार नियंत्रण नीति को लाया। इसलिए उसकी बाजार नियंत्रण नीति का मेन थीम थी साम्राज्य को सुदृढ़ करना। हम कई बार उसको इकोनॉमी 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 पे ले जाते हैं, इकोनॉमी इसका कोई कारण था नहीं, इनडायरेक्टली, मेन डायरेक्टली कारण था इसका पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये बात समझ पाए आप, इस क्वेश्चन की मेन थीम ये थी। बस आप एक बार इस पॉइंट को पकड़े, फिर उसके बाद आप आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आया समझ में कि क्या था इसकी मेन थीम, क्या था, मतलब मेन इसका एम क्या था। इसका मेन एम था वो साम्राज्य दृष्टिकोण था, वो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ कर रहा था। ठीक है, और इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण नीति को इंप्लीमेंट किया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो देखो क्वेश्चन, देखो कभी भी आप ज्यादा घबराओ मत, डायरेक्टली देखो, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आया घबराओ मत, डायरेक्टली क्वेश्चन का देखना है कि मुझे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बस कुछ नहीं लिखना है, मुझे इंट्रोडक्शन में इस पॉलिसी का बैकग्राउंड देखना है कि उसका उद्देश्य क्या था। भाई अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी मंत्री होंगे, उन्होंने कुछ सोच के तो इसको इंप्लीमेंट किया होगा। ठीक है ना, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था वो मुझे इंट्रोडक्शन में दिखाना है। पूछा नहीं है इसने कहीं भी, आप देख लो क्वेश्चन में कहीं पूछा हो तो, बिल्कुल नहीं पूछा, लेकिन यही तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन की स्टार्ट होती है कि आप बैकग्राउंड तैयार कर दो। अब डायरेक्ट आप बाजार नियंत्रण नीति के प्रोविजन लिखने बैठ रहे हो, वो अच्छी बात नहीं होती। ठीक है ना, आप हमेशा एक बैकग्राउंड है वो तैयार। क्या था, कोई डाउट? नहीं सर। आ गया समझ में? आता कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, आ गया समझ। हाँ, तो अब जब आगे कभी भी क्वेश्चन लिखो तो थोड़ा सा उसकी एक डीपली थिंकिंग करके उसकी स्टार्टिंग कर। ठीक है, क्योंकि इतिहास आप ना या ऑप्शनल के आंसर लिखो, जीएस का क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। आप हिस्ट्री ऑप्शनल का लिख रहे हो, थोड़ा सा आपकी समझ उस लेवल तक होनी चाहिए कि सच में जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के याद, मतलब बहुत महत्वपूर्ण विद्वान होंगे, उन्होंने इस नीति को बनाते समय क्या सोचा होगा, वही सोच के आपको यहाँ लिखना है। तो बढ़िया है, इसमें अच्छा लगा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार का विस्तृत वर्णन आप सभी जानते हैं बढ़ने की किताब में मिलता है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना, जिसका उद्देश्य एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करना, ये इसका मेन एम तो ये था। ठीक है ना, और ये आपने आखिर अगला पैराग्राफ में आप जोड़ सकते हैं किस तरीके से मांग और पूर्ति के बाजारी व्यवस्था को नकारती है। तो वो कौन से सिद्धांत है जो, या कौन से तरीके इसमें अपनाए गए थे जो आपके मांग और पूर्ति के मार्केटिंग सिस्टम, अब मार्केटिंग सिस्टम आप इकोनॉमी पढ़ती हो, मार्केटिंग सिस्टम कहता है कि जिस वस्तु की जितनी डिमांड होगी उसकी प्राइस उतनी ही होनी चाहिए, जिस वस्तु की जितनी सप्लाई होगी उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई का जो नियम है वो मार्केट में चलता है, वह कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर आपकी वस्तु में दम है तो उसकी कीमत अच्छी होगी, अगर आपकी वस्तु खराब है तो उसकी कीमत खराब है, वही यहां चलता है। लेकिन आप बाजार में इंटरफियर करके, यानी कि बाजार में राज्य का इंटरफेयर करके आपने वहां की कीमतों को कंट्रोल किया, और कीमतें जैसे ही आप कंट्रोल करने लगोगे ना, आपका मार्केट सिस्टम फैल गया। और वही आपको बताना है, इस क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ ये था कि कैसे आपने मार्केट सिस्टम को फेल किया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, अनाज के मूल्यों को आपने कंट्रोल कर दिया, राशनिंग व्यवस्था के माध्यम से आपने अनाज के मूल्यों को कंट्रोल कर दिया, कपड़ों के मूल्य उनको कंट्रोल कर दिया सब्सिडी देकर के, घोड़े, दास, मवेशी, इनके मूल्य को कंट्रोल करिए। जब आप मूल्यों को कंट्रोल करोगे तो ये नॉन मार्केटिंग सिस्टम है। ठीक है,
आप इसको 3 पॉइंट ये दिखा दिया आपने कि हाँ नहीं ये नॉन मार्केटिंग सिस्टम था क्योंकि आपने ये काम किया। ये जो सिस्टम थे ये आपकी बाजारी पद्धति थी या आपकी जो बाजार नियंत्रण नीति थी उसमें इनकी वजह से आपका प्रोविजन क्या होगा, नॉन मार्केटिंग। आप क्या हो गए, नॉन मार्केटिंग। और यही क्वेश्चन की पहली डिमांड थी कि किस तरीके से बाजारी व्यवस्था को नकारती है। इन 3-4 पॉइंटों के माध्यम से आप कह सकते हैं किस तरीके से बाजारी नियम है उनको नकारती है। ये तो देखो क्वेश्चन में आप वैसे दिखा सकते हो, नॉर्मली मैप तो दिखाओ। देखो अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिखा रहे हो ना तो संक्षिप्त में एक मैप दिखाओ, मैप में कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। और ऐसे देखा ना अलाउद्दीन खिलजी के समय उसका साम्राज्य, क्योंकि पूरा एम इस पॉलिसी के पीछे उसका जो एम था वो उसके साम्राज्य की सुदृढ़ता थी, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हो, एक या छोटा सा एक पॉइंट लिख के, इस प्रकार उसने कहीं ना कहीं कृषि, वाणिज्य, व्यापार, शिल्पी, कारीगर, छोटे व्यापारी, लघु कुटीर उद्योगों को एक तरह से, इससे परिणाम क्या हुआ, उत्पादन को उसने हतोत्साहित किया। ये बात सही है यार, आपके घोड़े की कीमत आपको मिल ही नहीं पा रही, आपका आपने बढ़िया कपड़े बनाए, वहां तो कैसा भी आप कपड़ा बनाओ आपको 10 रुपए में ही बेचना है, आप क्यों अच्छा कपड़ा बनाएंगे अगली बार, या क्यों ज्यादा कपड़े बनाएंगे। तो इससे लघु कुटीर उद्योग, व्यापारी, कृषि, वाणिज्य हर तरीके से आपका हतोत्साहित होने लगा। जब राज्य ने आपको कंट्रोल किया तो ऑब्वियसली, जब तो कई बार बोलते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत राज्य इंटरफियर करता है तो इकोनॉमी कंपटीशन रहित हो जाती है, उसमें कंपटीशन नहीं बचता। ठीक वहां भी यहीं भी देखने को यही मिलता है। तो इस तरीके से एक छोटा सा आप दिखा सकते हो, इसका छोटा परिणाम ये पड़ा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका एंड नहीं हुआ, अभी आप एक पार्ट को खत्म किए क्वेश्चन, और पहला पार्ट था मांग और पूर्ति को किस प्रकार से उन्होंने हस्तक्षेप किया, ठीक है। सिंपल से इतना से एक पार्ट होता है, लेकिन ध्यान रखना, परंतु सुल्तान के द्वारा इसको एक तरह से सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए ताकि ये जो बाजार नियंत्रण पॉलिसी है ये इंप्लीमेंट हो जाए। इसके लिए उसने अधिकारी बनाए, इसके लिए उसने विभाग बनाए, इसके लिए उसने वो अधिकारी नियुक्त किए जो इस पर ध्यान रख सके। अब ये आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था जो कह रहा था, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है लेकिन सुल्तान ने राजकीय स्तर पर इसको स्थापित करने में हर संभव प्रयास किया, यानी कि सुल्तान के द्वारा क्या क्या इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रयास किए वो आपको इसमें जरूर है। ये आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसमें सिंपल सा दूसरा पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि देखो, एक तो एक विभाग बनाया अलग से, दीवान ए रियासत विभाग, दीवान रियासत विभाग बना करके आपने हर वस्तु की प्राइस बाजार में चिपका दी कि भाई आपकी इस कपड़े की प्राइस 5 पैसे, टका, जो भी थी उस समय की मुद्रा, वो आपने चिपका दी। तो एक तो आपने पूरी तरह सिस्टमेटिकली इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक विभाग ही बना दिया पूरा, उसको बोला कि यार आपका काम है वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करते रहो, ठीक है। दूसरा बरीद विभाग बनाया, बरीद विभाग जिसे बोलते हैं गुप्त, वो एक तरह से खुफिया, जैसे आजकल हम जीएसटी वगैरह इनकम टैक्स है ये देखते रहते हैं कि, और या आपने जीएसटी के अंतर्गत एक बोर्ड का नाम सुना होगा, नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो देखता है कि प्राइस है उसी अकॉर्डिंग घटी है नहीं घटी, जिस अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल ने कम किया है, ठीक उसी प्रकार से एक सिस्टम इनके पास था। देख के आप कोई बाजार, कोई व्यापारी या कोई विक्रेता कोई महंगा तो नहीं दे रहा, ये बाजार के नियमों को उल्लंघन तो नहीं कर रहा, इससे एक बहुत सिस्टम रखा है इन्होंने, पूरी तरह बहुत सिस्टम और गुप्त तरीके से। और ध्यान रखना ये बात आप सभी जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने स्पष्ट बोला कि यदि किसी ने बाजार नियमों का उल्लंघन किया है उसकी सजा भी आसान नहीं थी, बिल्कुल सर, बहुत स्ट्रिक्ट सजा थी, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक शासक, अब आप सोच सकते हो कि इतने बड़े साम्राज्य का शासक क्यों व्यापारी और लघु कुटीर उद्योगों के पीछे पड़ा हुआ था, क्यों छोटी छोटी वस्तुओं की कीमतें डिसाइड कर रहा था, क्योंकि उसका जो विजन था वो दूरदृष्टि था। उसको पता था कि बाजार पे अगर मैं कंट्रोल कर लूंगा उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी सेना को बनाऊंगा, उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी जो साम्राज्य है उसको मजबूत करूंगा, क्योंकि मैं लोग, एक तो दो चीज है कि अगर आप लोगों को सस्ते में चीज प्रोवाइड करवाएंगे लोग बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया साम्राज्य शासक है हमारे पास, ठीक है ना। दूसरी बात, सैनिक भी सोचेंगे नहीं हमें तो सस्ती चीजें मिल जाती है तो हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप सेना का पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। और तीसरी बात, कोई शक्तिशाली ना बन जाए, ठीक है ना, वो एक चीज आपको यहाँ देखनी। एक एक मंडी भी बनाई आपने केंद्रीय स्तर पर खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने पर, इसके अलावा आपने ये विभाग बनाया, आपने ये विभाग बनाया, इतना सारा सिस्टम आपके पास, वो दो चार और बातें हो सकती है, इतने सारे सिस्टम आपने यहाँ पर किए ताकि ये व्यवस्था आपकी इंप्लीमेंट हो जाए, ये प्रयास है सारे, ठीक है ना। इन प्रयासों थोड़ा चाहे तो आप इसका और विस्तार से लिख सकते हो, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन 250 शब्दों का चला जाए तो इसको थोड़ा विस्तार दे देना, इन्हीं प्रयासों, जी सर, इन्हीं को विस्तार दे देना। देखो 250 में, 200 में या 150 में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर 250 में चला गया तो जो पॉइंट आपने लिखे उनको थोड़ा और विस्तार दे दो, अगर 150 में आ रहा है तो उनको विस्तार एक एक लाइन में कर दो। लेकिन
हमेशा क्वेश्चन करो ऐसे पॉइंट में लिखो या पैराग्राफ, स्पष्टता के साथ, ताकि क्वेश्चन का आपको मुद्दे पकड़ में आए। इन्हीं को बोलते हैं मुद्दे, कि एक मुद्दा ये हो गया कि उन्होंने एक चीज ये बनाई, एक चीज ये बनाई, एक विभाग बनाया, नजीर विभाग बनाया, एक सराय अल विभाग बनाया, और हर किसी का एक कार्य जरूर था। जैसे एक सराय अदल विभाग, इसका काम था कपड़ों की एक निश्चित मूल्य उपलब्ध करना, कपड़ों के, तो उनके मूल्यों पर कंट्रोल करने के लिए इसको रखा गया था। फिर नजीर विभाग माप तोल, एक सिस्टमेटिक तरीके माप तोल में। और ध्यान रखना बढ़िया, इसका अगर एक किताबों में आपने पढ़ा होगा, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण थी, इसमें व्यापारियों के मन में डर बैठा रहता था। कई बार जी ऐसे देखते थे कि बड़े बड़े अधिकारी गुप्त रूप से जाते थे, वस्तुएं खरीदते थे, और अगर वस्तुओं को खरीदते समय, अगर मान लो 250 ग्राम की कोई वस्तु, 250 ग्राम का आपने कीमत लिया है, और जितना ग्राम उसमें कम रहता था, आपके हाथ से, आपके शरीर से मांस काटा जाता था, और फिर उसको बिल्कुल दूसरे सर। साइड रख करके उससे तोला जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय व्यापारी कितने, वो सोचता होगा 250 की जगह 300 ग्राम ही चला जाए, ठीक है ना। तो जी इतना स्ट्रिक्ट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ये बात तो आपने यहाँ तक लिख दी, यहाँ तक आप लिख दोगे क्वेश्चन की डिमांड। लेकिन ध्यान रखना, अगला आपको लिखना है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। ये बात सही है कि अगर राजा के स्तर पर इसको देखें, साम्राज्य के स्तर पर देखें, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली से सल्तनत सुदृढ़ हुआ। लेकिन अगर यहाँ तो हमसे मूल्यांकन नहीं करवाया, इसलिए मैं इसको मूल्यांकन नहीं करा, हम तो डायरेक्टली लिख रहे हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी इस नीति की वजह से साम्राज्य पर स्टिक हुआ, साम्राज्य में सुदृढ़ता बढ़ी, ठीक है ना। और कालांतर में तुगलों द्वारा भी इस सिस्टम को, आपने भी लिखा शायद, ये चीज आपके वहां से भी लिखी थी, कई जगह मैंने देखी। ये अच्छा एक है, इसको लिख सकते हो आप डायरेक्टली। देखो ज्यादा फंसो मत, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक तरह से उसको अच्छा करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज लिख के आ जाते हैं जो क्वेश्चन को कमजोर कर देता है। सिंपल सा कि सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, उसका सिंचित प्रभाव आपको दिखाना है कि भाई उससे सल्तनत तो सुदृढ़ हुआ, और यही कारण है कि तुगलक ने भी इसको स्वीकार किया, बाद में उन्होंने भी इसी तरह की चीजों को अनुसरण किया। अब यहाँ सर ये ये नहीं मैंने पूछा कि उसका मूल्यांकन करो, यहाँ क्वेश्चन में उसका मूल्यांकन नहीं था कहीं पर, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं पूछा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नीति है उसका मूल्यांकन करो, ये आपसे नहीं पूछा। बस आपको यहाँ इफेक्ट इसलिए दिखाना है क्योंकि आप निष्कर्ष में कुछ चीजों के साथ इसको समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारी गलती क्या होती है, आपने बाजार नीति पढ़ी है तो सारा ज्ञान इसमें उड़ेलना चाहते हो। कई लोग क्या होते हैं, जो आ रहा है वो लिखते जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत है आप लोगों के पास, देख के देख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको प्रेजेंट करना जरूरी है। जी सर। यस, पूछो, किसी को कोई डाउट था। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में मैप बीच में बनाया था, हाँ, और इस बारे में साइड में बनाया था, तो सर बेटर कौन सा रहेगा, साइड में मेरे बनाना है विचार बीच से में तो देखो, बनाना? बीच में आप इतना जगह वहां कॉपी में मत गिरना, मेरे विचार से ही तुमने खैर बना दिया मैडम ने। आप हमेशा ऐसे कोने में बनाना मैम, ठीक है। ओके सर। ऐसे थोड़ा क्या है कि आपको जगह कम गिरेगा, और पैराग्राफ पेजेस भरा हुआ लिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। सर मैंने ऐसे ही बनाए थे। हाँ हाँ, आपने ऐसे ही बनाया, आपने अच्छे बनाए थे, ऐसे ही बनाना है। और छोटा बनाना, ज्यादा मत जी बनाना, सर। क्योंकि ज्यादा बढ़ाओगे तो इसका मतलब देखो कॉपी में तो पेज फिक्स रहते हैं, आप बहुत सारी चीजें कह नहीं पाओगे, ठीक है ना। कई बार हो सकता है मैं क्वेश्चन का मेन कंटेंट है वो छूट जाए आपसे जगह के अभाव में, जी सर। वो चीज नहीं करनी। क्वेश्चन की मेन डिमांड को छोड़ के मत आए। नंबर जी हमारे जो सर। कम आते हैं ना, उसके पीछे यही कारण होता है कि हम क्वेश्चन में कोई ना कोई पार्ट है तो उसको कम करके आ जाते हैं, छोड़ के आते हैं, या इम्बेलेंस करके आ जाते हैं। अब जैसे मान लें इस क्वेश्चन को ही हम देखें, तो आप बाजार नीति को लिखते जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो एग्जामिनर सोचेगा रट के आया था डाल दिए। बिल्कुल सर। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट, और क्वेश्चन की डिमांड आपके किसी नोट्स की डिमांड से नहीं आएगी। आपके नोट्स में तो कोई टीचर पढ़ाएगा, जैसे मान लो हम पढ़ाएंगे तो आपको बाजार सिस्टम को पढ़ाएंगे, बाजार सिस्टम के कारण क्या उसको पढ़ाएंगे, उद्देश्य क्या थे उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद कैसे कैसे इसको लाया गया था, क्या क्या इसकी कमियां थी, क्या क्या भी अच्छा थी। तो ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में इसी को डालने लग जाए। अभी मान लें इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाता कि औरंगजेब की बाजार नियंत्रण नीति का मूल्यांकन कीजिए, तो क्वेश्चन बदल जाता। फिर हम इतनी संस्थाओं का नाम यहाँ नहीं लिखते, सर बिल्कुल सर। थोड़ा सा बता दे। और सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी बाजार नीति क्या थी, और उसका मेन एम क्या था, उसके बाद उसके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्या उसके नकारात्मक प्रभाव रहे, और लास्ट में क्या उसके साम्राज्य पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़े, ठीक है ना। उसके आधार पर आपको क्वेश्चन खत्म करना था। तो क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर हमें उसका मैनिपुलेशन, या कह सकते हैं उसको ऊपर नीचे करना आना चाहिए। यही तो यूपीएससी आपसे डिमांड करती है। आप देख सकते हो कई बार मेडाइवल हिस्ट्री में आप एंसाइंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन लिखा होगा आपने, सिक्का और शिलालेखों वाला, ठीक है ना। जी सर। वो मैडम उसको डिस्कशन करेगी आपके साथ, सिक्का और शिलालेखों वाला क्वेश्चन था। अब आपने सिक्का शिलालेख पढ़ रखे हैं, अब कई लोग तो क्या रहेगा कि मैंने देखा कई लोगों को भी हमसे देख रहे थे,
कई लोग तो क्या है कि एक ही चीज में अटक गए, वो गुप्त काल के सिक्का शिलालेखों के बारे में बताते रहे। एक अच्छा आंसर होता है कि आप थोड़ा थोड़ा लो, लेकिन हर काल से लो, ठीक है ना। अब प्री हिस्ट्री आपसे पूछ रहे थे तो आप कम से कम गुप्त काल तक के हर काल के थोड़े थोड़े सिक्के वो चीज लिखो। अब आप ऐसे लिख नहीं सकते हो, सिस्टमेटिकली कैसे करो कि इनका सामयिक क्षेत्र में क्या रोल रहा था, तो किसी काल का आप उसका एग्जाम्पल लेकर के लिख सकते हो। इसका जी सर। सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, तो किसी काल का आप सिक्के के बारे में शिलालेख का एग्जाम्पल लेकर लिख सकते हो। तो सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए, जैसे आप बात भी सभी कह दें और क्वेश्चन पूरा हो जाए। जी सर। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर बढ़िया लिखा है, और देखो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आप नहीं करते, मैडम भी करवा देगी। एक चूल वाला क्वेश्चन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना। लेकिन हम 9 बजे, आपको पता है हम जीएस का भी डिस्कशन करेंगे, तो उसमें भी आप लोगों को जरूर आना है, जीएस के अंतर्गत भी हम ये करेंगे। चोल वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो और देख लो एक बार चोल वाला, ठीक है ना। चोल वाला क्वेश्चन बड़ा अलग तरह का था, इसमें आपने भी लिखा, सबने लिखा, लेकिन चोल वाले क्वेश्चन को लिखने के लिए जो क्वेश्चन की डिमांड थी, देखो इसको समझो थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन मैडम करवा देगी। चोल वाला क्वेश्चन को ज्यादा मैं अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको। देखो चोल वाला क्वेश्चन देखने में तो बड़ा सीधा लग रहा है। अब ये मुझे बताओ, जो भी आपके साथ जुड़े हो, आप जुड़े हो, कि बताओ क्या समझ पाए इस क्वेश्चन से। क्या नाम है आपका, सिद्धार्थ या अतुल, जो भी है, बताइए क्या सर मैं समझ पाए इस क्वेश्चन से। सर मैं बताऊं। हाँ बताइए। सर जो चोल का ग्रामीणीकरण था उस टाइम, स्थानीय शासन, हम्म। सर वो कैसे नगरों के साथ या शहरीकरण के साथ सर सामंजस्य बिठा पाया था, सर जहाँ तक मुझे दिख रहा है सर। ध्यान है ना, इसने पूछा है जैसे आज का हमारा स्थानीय शासन, इस स्थानीय शासन का हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से क्या रिलेशन, बिल्कुल सर। किस तरीके से इसका लाइजिंग चल रही है। अब वो लाइजिंग फाइनेंशियल हो सकती है, वो लाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली हो सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो ये क्वेश्चन की डिमांड थी। अब ये इसमें ये नहीं है कि आप और बताइए, और किसी से, और किसी क्या समझ में आया, अतुल आपकी क्या समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ा, इसका आंसर लिख पाना, मतलब ध्यान रखना, आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक चीज देखी आपके स्थिति में, मैंने देखा, मैं कई लोगों के टीचरों के मॉडल आंसर देख रहा था, लेकिन वो मॉडल आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। वो आपको बताएंगे चोलों ने ये किया, चोलों का ये शासन था, ये नगरम, ये और ये था, वो सब कुछ बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं प्रेजेंट था उसका। दिक्कत हमें यही आती है, कंटेंट आपके पास होता है। देखो आप लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जानते थे, अगर कोई आपसे पूछता कि चोलों की लोकल गवर्नमेंट अद्वितीय व्यवस्था थी, अद्वितीय थी, इसको समझाइए, आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देते, लेकिन क्वेश्चन तो उस तरीके से था नहीं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग तरीके से। तो आप बताइए अतुल, आपको समझ में आया। देखो नहीं आया पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को समझने में हर किसी को टाइम लगा इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन का थीम पकड़ा देता हूँ। क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्थानीय शासन है, वो स्थानीय शासन केंद्र शासन के साथ कैसे संबंध था, केंद्र शासन। अब जी केंद्र सर। शासन इस स्थानीय शासन के लिए हो सकता है, एक तो राजा के स्तर पर हो सकता है, एक प्रांतों के स्तर पर हो सकता है, इनके साथ इसका समन्वय कैसे था। अब समन्वय हर क्षेत्र में हो सकता है, प्रशासनिक समन्वय कैसा था, ठीक है ना, वित्तीय समन्वय कैसा था, है ना, किस तरीके से इनको स्वायत्ता दी गई ऊपर से, विधि के लेवल पर इनमें समन्वय कैसे था, ये समन्वय, इनका लाइजिक मतलब इनका कनेक्शन किस तरीके से था। जैसे आज में आप देख सकते हो कि वित्तीय समन्वय कैसे, 73वां 74वां संविधान संशोधन के बाद वित्त आयोग के अंतर्गत एक प्रोविजन और जोड़ा गया कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को वो सलाह भी देगा ताकि वो लोकल गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सके। जी इसको लेकर के गवर्नर को भी सलाह देते हैं, ठीक है। तो वो एक नया प्रोविजन जोड़ा जब हमने लोकल गवर्नमेंट आया, उससे पहले प्रोविजन वित्त आयोग के साथ नहीं था। वित्त आयोग की जो 3-4 सलाह होती है ना, उसमें चौथी पांचवी सलाह इसलिए ऐड हुई 73वां 74वां संविधान संशोधन की वजह से। तो वो एक आप में समन्वय बैठाया कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपनी लोकल गवर्नमेंट के साथ अपना लाइजिंग रखे, ये क्वेश्चन की डिमांड। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको एक चीज दिखाने है, भाई चोल साम्राज्य किसके लिए ज्यादा फेमस था, तो आप सभी जानते हैं स्थानीय शासन के लिए फेमस। उसके बाद बेसिकली आपको एक छोटा सा काम और करना है कि चोल साम्राज्य का है, तो चोल साम्राज्य के स्थानीय शासन को बता, क्यों था कैसे, तो उसको आप लोगों ने बता दिया। और उसके बाद बताना है कि इसका समन्वय कैसे था, और फिर निष्कर्ष में लिखना है कि वर्तमान की स्थिति को जरूर बताना है कि वर्तमान में भी कैसे व्यवहारिक है, कैसे पास है। ये क्वेश्चन की बेसिकली डिमांड, ठीक है। तो जैसे इसमें बिल्कुल सही है, चोल साम्राज्य अपने स्वायत्त स्थानीय शासन,
के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें ग्राम सभा स्वायत्त थी, हित समूह की शक्ति। सबसे खास विशेषता है ना चोल साम्राज्य की क्या थी? देखो ग्राम सभाएं तो सब जगह थी, आप थोड़ा बहुत सभा समिति तो आप देख सकते हो प्रत्यक्ष रूप से कहाँ थी, आपके वैदिक काल में। ऋग्वेद में। हाँ ऋग वैदिक काल में थी, ऋग वैदिक काल में थी। लेकिन जो हित समूह है वो नहीं थे उस समय। हित समूह जो आज भी हित समूह होता है, किसानों का हित समूह हो गया, ठीक है ना, जी व्यापारियों का हित समूह हो गया, जो अपने इंटरेस्ट के लिए चार पांच लोग मिलते हैं और एक संगठन बनाते हैं, जो सरकार से ये कोशिश करते हैं कि उनका इंटरेस्ट पूरा हो जाए, ठीक है। दबाव समूह सर। व्यापारियों का हित समूह हो गया, ठीक है। ये हित समूह की जो प्रोसेस है ये मिली आपको चोल काल। चोल काल में हित समूह बहुत सक्रिय थे, चाहे व्यापारियों का हो चाहे स्थानीय लेवल पे, पंडितों का हो, मंदिरों की पूजा करने वालों का हो, किसी का हो, लेकिन था जी हित सर। समूह। तो इसलिए इस विशेषता को आप इग्नोर नहीं करना है आपको। इसके अलावा सभा समिति नगरम जैसी महत्वपूर्ण स्थानीय तंत्र यहाँ पर, ये एक सिस्टम से इंट्रोडक्शन दे दिया भाई लोकल गवर्नमेंट यहाँ बढ़िया थी। क्यों थी? ग्राम सभा बहुत अच्छी स्वायत्त थी, क्यों थी? हित समूह थे, और क्यों थी? सभा समिति नगरम जैसी संस्थाएं वहां पर काम कर। सर सर ये जो हित समूह सर, ये श्रेणी संगठन संगठन था ना सर उनका? क्या? श्रेणी संगठन सर। हाँ सर ये श्रेणी संगठन संगठन था जो आपने हित समूह की बात की है अभी। हाँ, बेसिकली वो एक तरह से ग्रेड टाइप में, इसलिए जी लेकिन श्रेणी संगठन तो एकदम व्यापारिक उद्देश्य से लिए हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल। ग्रेड ग्रेड ओनली फॉर व्यापारिक उद्देश्य के लिए हो गई, लेकिन और भी चीजें इसमें थी। यहाँ तो दो तीन मैंने एग्जांपल भी दिए, दो तीन समितियों के बारे में आपको बताया था, वो भी यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको जॉइंट को लिखना है। अब देखो ये चीजें आप मैप बना सकते हो, आप बहुत सारे लोगों ने मैप बनाया, कोने में मैप चिपका सकते हो कि भाई चोल साम्राज्य यहाँ यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ चोल शासन बता रहे हो आप, ग्राम सभा, ग्राम शासन के अंतर्गत तीन संस्थाएं बता सकते हो, और महासभा नगरम, इनके क्या क्या कार्य थी यहाँ बता ही रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोगों ने बताया। अच्छा ये भी अच्छा, ये भी, ये हित समूह देखो, ये बलंजियार और नाना देशी प्रमुख हित समूह थे इनके, ठीक है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। इनका ब्रैकेट में काम जरूर लिख देना, मैं लिखना यहाँ छूट गया, या काम लिखना इनका मेन क्या काम, ठीक है ना। और ग्राम सभा की स्वायत्तता, ये तो आपने दिखा दिया ग्राम शासन ऐसा था, ये एक बैकग्राउंड के टाइप में आपने इसको बना दिया। लेकिन क्वेश्चन था कि समन्वय कैसे था इसका, ठीक है ना। तो समन्वय कैसे था? पहला समन्वय, केंद्रीय शासन की सबसे निचले स्तर की इकाई कौन थी? ग्राम। अगर आपसे आज पूछा है कि भारतीय संघीय ढांचे की सबसे निचले स्तर की इकाई क्या है, तो वो क्या आएगा? ग्राम। जी सर। समझ गए? जो आप, मैं जी आपको यही कहना चाह रहा हूँ, ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखना था। इस क्वेश्चन को लिखना, इस चीज में लिखना बड़ा टिपिकल था, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना था आपको कि एक तो केंद्रीय प्रशासन की सबसे निम्न स्तरीय इकाई आई थी, वो ग्राम थी, ठीक है। एक लाइजिंग आपने बता दी, आपने एक लाइजिंग बता दी, कैसे थी? इस चित्र में दिखा सकते हो ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे दिखा सकते हो कैसे, केंद्र स्तर पर राष्ट्रम थे, फिर राज्य थे, फिर जिला स्तर पर ये थे, फिर ग्राम स्तर पर ग्राम। इस तरीके से एक पेन का राइजिंग थी, इससे समन्वय था, ठीक है ना। तो एक, क्यों केंद्रीय प्रशासन के सबसे निचले स्तर या सबसे छोटे स्तर पर जो इकाई थी होती ग्राम शासन, जी ठीक है। एक समन्वय आप दिखा सके। दूसरा वित्तीय समन्वय कैसे था? दो आधारों पर। पहला, ग्राम सभा केंद्र के लिए वार्षिक करों का भुगतान करती थी, ध्यान रखना, ग्राम सभा है, ग्राम सभा है, वो केंद्र के लिए करों का भुगतान करती, यानी कर उगाने वाली संस्था कौन थी? ग्राम सभा। और कर जाता कहां तक था? केंद्र तक। तो वित्तीय समन्वयता उनमें देखने को मिलता, ठीक है। इसके अलावा एक और समझ को देखो, ग्राम सभा के जो मामले हैं उनकी ऑडिटिंग की जाती है, जैसे अपना कैग है वो स्टेट की ऑडिटिंग अकाउंटिंग करता है, ठीक इसी प्रकार से केंद्र सरकार या केंद्रीय प्रशासन था, वो लोकल गवर्नमेंट के खातों की अकाउंटिंग करता था। इस आधार पर उनसे न केवल वित्तीय नियंत्रण रखता, बल्कि वित्तीय समन्वय भी बनाए रखता, ठीक है। ये व्यवस्था थी आपकी, इसलिए तो चोल शासन को थोड़ा अद्वितीय बताया गया, इतना अच्छा शासन था उनका लोकल गवर्नमेंट का, बहुत सिस्टमेटिकली, जो आज डेमोक्रेसी में उसको इतना अच्छा सेटअप नहीं कर पाए जितना उन्होंने किया हुआ। जी सर। तो ये दो पॉइंट हो गए, एक दो पॉइंट हो गए, ये सब चीजें लिखी हुई है, ये गोली ऐसा नहीं है, ये आपके उसमें लिखी हुई है नोट्स में कहीं। एक प्रशासनिक समन्वय कैसे था, ये आप सभी जानते हैं, केंद्रीय प्रांतीय स्तर पर नाडु स्तर पर जो अधिकारी थे, उन्होंने कभी ग्रामीण स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं किया, इतना अच्छा लाइजिंग था कि उन्होंने कभी इंटरेस्ट किया, ठीक है ना। बल्कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर था वो उनकी सहायक की भूमिका में निभाता था। ध्यान रखना, हमारा आज का एडमिनिस्ट्रेटिव एसडीएम है, वो लोकल गवर्नमेंट को दबाने में कोशिश करेगा, वो उनको दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ जो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लोकल गवर्नमेंट की सहायता के रूप में भूमिका निभाता, ठीक है। तो ये एक अच्छी खास विशेषता है। फिर दूसरी, ग्राम सभा की स्वायत्तता को दोबारा दिखा सकते हो, क्यों दिखा सकते हो? क्योंकि ग्राम सभा इसलिए स्वायत्त थी क्योंकि ऊपर का प्रशासन ने उसके मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। ग्राम सभा से बोली कि आप धन वन भूमि संबंधित अधिकार है वो आपके पास है, हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप
नहीं करेंगे। और ये बात आज की कहाँ पर है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत है। ये कहाँ पर है, आपके पैसा में। जी सर। ये मामला जो ये स्वायत्ता दी गई है आज भी है, लेकिन आज हर ग्राम सभा को इतनी स्वायत्ता नहीं है। आप देख सकते हो, अगर आप जो जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम सभा है उनको छोड़ करके, पैसा एक्ट के अंतर्गत जो ग्राम सभा है उनको छोड़ करके देख सकते हो, और अन्य ग्राम सभा के पास कानून बनाने की खास पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ थी विधि प्रक्रिया। जस्ट आप सभी जानते हैं कि जितनी भी राज्य स्तर पर विधि थी, ग्राम स्तर पर उनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसके पास थी, ग्रामीण अधिकारी के पास। न्यायिक समन्वयता देखो, ये बात सही है दोस्तों कि अंतिम न्यायाधिकारी कौन होता था, राजा। जी ठीक है, सर। जैसे आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे अंतिम न्यायाधिकारी अपना राजा होता था। लेकिन ग्राम प्रशासन अपने ग्राम न्यायालयों के माध्यम से भी न्यायिक डिसीजन देता है। ये व्यवस्था भी चोलकालीन साम्राज्य में। तो 5-6 पॉइंटों के माध्यम से आप दिखा पा रहे हो कि किस तरीके से आप समन्वय बना रहे हो, किस तरीके से केंद्र प्रशासन और स्थानीय शासन में समन्वय। ठीक है ना, इस तरीके से आप बता सकते हो। लास्ट में देखो कंक्लूजन तो थोड़ा यहाँ मैंने ज्यादा बड़ा लिख दिया, ज्यादा बड़ा लिख दिया। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि चोलकालीन सिस्टम बहुत ही अद्वितीय था, जो आज के हमारे स्थानीय और शहरी शासन में दिखाई देता है। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन को आप देख सकते हो, इसी समन्वयता पर आधारित है, क्योंकि वित्त आयोग स्थानीय इकाइयों के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को सिफारिश देता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना आपके पेपर में ऑप्शनल में ध्यान रखना। पहली बात तो मैं ये कहूंगा हमेशा इनकी आदत आप बना लो, लेकिन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब तक आपके पास विकल्प हो तब तक उसको टच मत करना। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ओके क्वेश्चन सर। के आंसर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में ना आपको बहुत दिक्कत आ जाती है। ये बात याद रखना। इसलिए देखो आप प्रैक्टिस तो यहाँ करो, क्योंकि कई बार आपके पास विकल्प नहीं बचेगा, क्या करेंगे। ठीक है ना, खराब से खराब स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखें। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नंबर अदर क्वेश्चन की तरफ उसमें खींचना बड़ा टेढ़ी खींची जाती है। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक खास बात होती है, ध्यान रखना, अगर आप एक बार समझ गए ना तो नंबर अच्छे खींच सकते हैं। तो अब बताइए, जी कोई डाउट हो तो बताइए। अब समझ गए सिद्धार्थ जी, देखिए अब आप क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में जी आपने सर। कहा गड़बड़ की। सर मैंने सर इस क्वेश्चन में सर जो केंद्र का और राज्य का समन्वय था स्थानीय शासन का, सर उसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया सर, अब आपने हाँ बता ये दिया चीज, सर। हाँ और भी लोग बताइए, और सभी लोगों के साथ यही हुआ था, है ना, इस क्वेश्चन में। ठीक है, सर मेरा एक छोटा एक सा तो जो भी प्रश्न और हमारा था। लिखिए, जो भी लोग जुड़े प्लीज अच्छे से बता के चीज रखें, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये वीडियो हम शेयर भी कर देंगे। ठीक है, सर एक छोटा सा प्रश्न और था। आप बिल्कुल पूछिए। सर जैसे आपने ये कंक्लूजन लिखा, तो सर इसके अंदर एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार और कुछ राज्यों के मध्य सर संघवाद की मतलब एक परेशानी दिखाई देती है, तो सर उसको दूर करने में ये अगर हम यहाँ से सीख लें। हाँ लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा देखना निष्कर्ष बड़ा ना हो। ठीक है ना, या दो जी सर। हमेशा कोई चीज नहीं जरूरी नहीं है, आप निष्कर्ष को 2 पैराग्राफ में ब्रेक करके भी लिख सकते हो, ओके क्योंकि सर। कंटिन्यू एक पैराग्राफ में दिखता है तो बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, जी जी। लेकिन अच्छा लिखा है आप लोगों ने, कई लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास है। और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग क्या दिक्कत क्या आती है, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कोई अच्छे से करवाता नहीं है। बिल्कुल सर। मैंने ये देखी है, एक चीजें मैंने देखी, आप चाहे टेस्ट सीरीज लगा लोगे यार किसी के साथ, है ना, लेकिन सर आप इंग्लिश मीडियम में तो सब है सर, हिंदी मीडियम में कोई नहीं है सर। अरे इंग्लिश मीडियम की भी कॉपी कैसे चेक होती है हमें पता है। ठीक है ना, कॉपी सब जगह कैसे चेक करते हैं, वो फॉर्मेलिटी ज्यादा करते हैं ऑप्शनल को लेकर के, क्योंकि ऑप्शनल में क्या है कि इंडिविजुअली हो जाती है थोड़ी सी। कोचिंगों के जी पास तो ऑप्शनल में इतनी दम होती नहीं है, इंडिविजुअल टीचर पढ़ाते हैं ऑप्शनल को ज्यादातर। ठीक है, बिल्कुल सर। उसमें थोड़ा सा कॉपी वॉपी और चेक करना और आंसर राइटिंग करवाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मिलता नहीं। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से राजेश सर मिले थे उस समय, और उन्होंने जी अच्छा था कि सर। मेरी राइटिंग अच्छी थी, इसलिए मुझे पर्सनली चीजें बताई। नहीं तो आपको कोई अच्छे से नहीं बताएगा, आप प्रेजेंट करने नहीं समझ पाओगे। ऑप्शनल को प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है ना, यस सर। है ना, इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं है, कमी है प्रेजेंटेशन। जी और सर। ऑप्शनल का आंसर प्रेजेंट, इसलिए हमने हम हिंदी मीडियम वालों के साथ क्या हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि नहीं, लोग बोलते हैं आजकल की देखो ज्योग्राफी नंबर कम आ रहे हैं, इस बार भी एक दोस्त में ज्योग्राफी 270 खींच के चला गया। ठीक है, खींच सकते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज। ठीक है, लेकिन 3 से भी जब टच कर सकता है, लेकिन हमारा माइंड सेट क्या है कि हम इधर दूसरी जगह डाइवर्ट हो रहे हैं। अब अभी क्या चल रहा है कि हिंदी की मैं बता, हिंदी साहित्य में ना इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए होता है, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपको अदर सब्जेक्ट में चाहिए होता है। ठीक है ना, जी सर। PSIR के या हिस्ट्री के आंसर को प्रेजेंट करने में आपकी बहुत मेहनत मांगती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप एक बार चीज पकड़ गए ना प्रेजेंटेशन में, आपके नंबर अच्छे से 300 अच्छे से आएंगे 300। और आए जी कई लोगों सर। के 300 नंबर हिस्ट्री में देखें, और अभी अभी रिसेंट, है ना, जी सर। हिंदी में एक दोस्त है उसका 270 तक पहुंचा है वो, लेकिन उसका आप उससे अच्छा कर सकते हो, उसकी तैयारी, उसने टाइम नहीं दिया क्योंकि जॉब के साथ था वो। देखो आप किसी से मत सोचो, कोई कोई जॉब के साथ कर रहा है, कोई किस सिचुएशन में कर रहा है, उसने टाइम नहीं दे पाता।
लेकिन आप अगर 24/7 उसी को पढ़ रहे हो तो आप उसमें अच्छा टाइम दे सकते हो, ठीक है। जी लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आंसर राइटिंग का फ्लो नहीं बना पाओगे तब तक आप अच्छी आंसर राइटिंग ऑप्शनल में तो नहीं कर पाओगे। जीएस में तो क्या होता है कि आप फैक्ट भी डाल के आ जाओगे ना तब भी चल जाता है कुछ, ठीक है ना। जी सर। ये में आप कुछ भी लिख के आ गए 3-4 पॉइंट, आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता डायरेक्ट आप एक चित्र बनाए और नगरम बगरम जो नगरम सिस्टम स्थानीय शासन सिस्टम में इनको दिखाया, आप क्वेश्चन काम चल जाता है। लेकिन ऑप्शनल में थोड़ा विश्लेषण करना पड़ता जी है, सर। ऑप्शनल है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शनल और जीएस के आंसर में बहुत दिक्कत होती है। ऑप्शनल वाला होता है विशेष वैकल्पिक सिस्टम आपने चूज किया है तो उसमें आपको विशेष होना चाहिए। जी प्लीज, आप सर। सभी को मैंने क्वेश्चन देखा, किसी का कंटेंट में कोई कमी नहीं, बट दे कैन जी बी सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको प्रेजेंट करता है। और ये जी प्रैक्टिस से आता है, एक दिन से नहीं आता, ये चीज ध्यान जी रखना। सर। आप इस चीज को लेकर के हतोत्साहित मत होना कि नहीं मेरा नहीं हो पा। कम से कम आप 100 क्वेश्चन लिखोगे ना तब जाकर के आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा, मुझे ड्राफ्ट क्या था। आपका एक माइंड क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आया कि चोल का, मेरे माइंड में आ गया कि पहले मुझे इसका इंट्रोडक्शन में चोल को बताना है, फिर इसका ब्रीफ बताना है और लास्ट में इसका समन्वय बताना है। समन्वय आप देखा सकते हो वैधानिक, वित्तीय, प्रशासन, जो आज भी ऐसी होता है, ठीक है ना। वही आप थोड़ा प्रैक्टिकली थिंकिंग भी थोड़ी जरूरी है, ठीक है। किताब में नहीं जी सर। मिलेगा, मैंने देखा है किताब में नहीं मिलेगा आपको डायरेक्ट। किताब से बस ये कंटेंट उठाया किताब से, जी ये सर। कंटेंट होता है ना, ये किताब से उठाते हैं हम इसको, ठीक है ना। लेकिन किताब में क्वेश्चन नहीं मिलता आपको प्रेजेंट, बिल्कुल सर। ठीक है। तो अच्छे से कीजिए, बाकी मैडम आपको और करवा देगी, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं इतना ज्यादा नहीं जुड़ा, मैडम और आपको और चीजें और ऐड कर देगी साथ में, है ना। तो वो कोशिश करेंगे आपको, लेकिन हम ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन आप लिखते जाइए, हमारी गारंटी है आपके 50 क्वेश्चन जिस दिन खत्म होंगे तब जाके हम बैच एंड, ठीक है। उससे पहले बैच एंड नहीं, ठीक है। जी सर। लेकिन अपन क्या है, सर आपको और भी चीजें लिखनी होती है, तो इसलिए हम एक दो दिन का फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है। जैसे 5 दिन होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने 4 दिन करवा, ठीक है। क्योंकि जी सर। चीजें अच्छे से सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, ठीक है। यस, सर ये नहीं तो एक हम बात और, दोबारा, मुझे जुड़ना है आपके 9 बजे और आना है ना अभी। सर एक छोटी सी बात और पूछनी थी। हेलो। हाँ, यस यस यस। जी सर। सर अगर आपके पास थोड़ा सा और समय होगा किसी दिन तो सर थोड़ा मैप के बारे में भी बता दीजिएगा जो मैप, 50 जो नंबर। हिस्ट्री का मैप है, जी सर। उसको मैडम बहुत अच्छे से तैयार है, मैंने उसका देखा, उसके वो बता अच्छे से बता पाएंगे। हालांकि मैं भी, हम दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, है ना। ओके सर। लेकिन मैडम ने बहुत अच्छे से उसको अच्छे से तैयार किया। अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं मानता हूँ 50 में 40-45 मार जाता। लेकिन उसके लिए उन्होंने जी सर। बहुत मेहनत करी है, मैंने उनके नोट्स वगैरह देखे थे। मैं उस समय ये डिस्कशन कर रहा था रैंडमली कि इससे अच्छा हमारे क्वालिटी में 5 क्वेश्चन ही ठीक है ना। क्योंकि उस मैपिंग में नंबर खींचना इतना आसान नहीं है अगर आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस सर। नहीं है। वहाँ एक छोटी सी गलती आपको पीछे कर देती है, ठीक है। जी सर। वो बता देंगे, ठीक है। और कोई भी ओके डाउट हो सर। बस ये ध्यान रखना, हमको धीरे धीरे चीजें चलेंगे, सब चीज आपको सिस्टमेटिकली होती चलेगी, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। और मिलते हैं जी आपसे सर। नेक्स्ट वीडियो में ना। जल्दी ठीक है ज्वाइन सर। कीजिए, थोड़ी देर 2-5 मिनट में हम इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे जीएस को, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जी थैंक यू सर।